गुड इवनिंग क्लास। आइए, जो हम लोग सीरीज चला रहे थे बीपीएससी का, उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने पिछला क्लास में देख चुका था कि अंग्रेज किस प्रकार से पूरे भारत के क्षेत्रों पर अधिकार किए। हमने आपको दिखाया था पिछला क्लास में कि ये हमारा वर्तमान भारत का स्वरूप है। ये हमारा वर्तमान भारत का स्वरूप है। और पिछला क्लास में हमने बताया था आपको कि बंगाल का क्षेत्र, हैदराबाद का क्षेत्र, मैसूर का क्षेत्र, मराठा का, सिख और अवध, इन तमाम क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया। किस प्रकार से लिया, सारी कहानियों को हम लोग देख चुके हैं। आज का क्लास होगा कि इतने संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों की नीतियां क्या रही, इनका शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने में कमियां कहाँ रही। और जब ही हम लोग इनके नीतियों को जान लेंगे, इनके कमियों को जान लेंगे, तो हम इनके नीतियों और इनके शासन प्रशासन व्यवस्था की कमियों से त्रस्त होंगे, परेशान होंगे। फलस्वरूप हम लोग इनके खिलाफ लड़ाई करना शुरू करेंगे, जिसमें तमाम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह प्रमुख रूप से रहेंगे। 1857 की विद्रोह भी रहेगा। और इस प्रकार से हम लोग सभी विद्रोहों को देखते हुए हमारे यहाँ कुछ महापुरुष का यहाँ पर एक अहम रोल होगा, अहम भूमिका होगा, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। और इन सबके सहयोग मात्र से इस देश को हम लोग आज़ाद कराएंगे अंग्रेजों के चंगुल से। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आसानी से इन क्षेत्रों पे, तमाम क्षेत्रों पे कब्जा कर लिए। तो जहाँ तक हम लोग चर्चा कर रहे थे जब कब्जा करने के दौरान, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे इस बंगाल को। तो बंगाल को हम लोग देखे थे कि 1757 और 1764 दो युद्ध लड़ा गया बंगाल को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए। और ये इस समय जो गवर्नर, जो राजा है, जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। हमने आपको पिछला क्लास में बताया था लॉर्ड क्लाइव बहुत तेज आदमी है। इसने क्या किया, दोनों युद्ध लड़ने के बाद बंगाल को अपने क्षेत्र में मिला लिया और वहाँ के राजा से लिखित रूप में यह करवाया कि हमारा सैन्य व्यवस्था आपके क्षेत्र में रहेगा, जबकि वित्त व्यवस्था आप देखिए। सैन्य व्यवस्था हम देखेंगे, वित्त व्यवस्था आप देखेंगे। इससे उसको यही फायदा हुआ कि वित्त व्यवस्था मतलब पैसा कौड़ी वाला मामला। लॉर्ड क्लाइव को लगता था कि पैसा कौड़ी वसूल करने हम भारत के विभिन्न गांवों में जाएंगे और वहां पर हम लोगों को कहेंगे गिव मी मनी, तो सब हमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। क्या क्या बोलने आ गया है, मनी तनी कर रहा है, नहीं। तो इसको लगता था लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को ये भी लगता था हम बाहर से आए हुए लोग हैं, इस गांव के लोग किस प्रकार से पैसे निकालेंगे इसकी व्यवस्था हमें नहीं मालूम। हर कोई पैसा देने वाला नहीं होता है। आप गांव में चंदा भी करवाइए तो आप देखिएगा कि कुछ लोग आसानी से निकाल देता है, खुशी से निकाल देता है चंदा। कुछ लोग उसी पैसे को तोड़ मरोड़ के देता है, कुछ लोग थोड़ा कम करवाता है। और आप तब जाकर देखिएगा कि एक दो ऐसे व्यक्ति होंगे गांव में जिनका पैसा ज़्यादा लग गया, और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिसका बहुत संख्या ज़्यादा है, जिनका पैसा बहुत कम लगा है। कुछ लोग नहीं देने वाले होंगे। तो अंग्रेज चतुर था, उसको लगा कि हम जाएंगे पैसा मांगने तो ये तो चंदा ठीक से देवे नहीं करता है, टैक्स कहाँ से देगा। दूसरी बात है, हमारी भाषाओं को यह नहीं समझेगा तो ये पैसा नहीं दे पाएगा। तीसरी बात क्या थी कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं, पैसा के बात है, अगर मांगने जाएंगे तो सिर्फ डांटे बोलेगा नहीं, हमको हड़काने के लिए मरबो करेगा।
इसलिए लॉर्ड क्लाइव तेज व्यक्ति था। इसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करवाया। द्वैध शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत प्रशासनिक मामला अंग्रेजों के हाथ में प्लस वित्त मामला यहाँ के नवाबों के हाथ में दे दिया गया। ये 1764 के बाद की कहानी है। अब नवाब लोग पैसा वसूल करते और अंग्रेजों को पहुंचा देते। अंग्रेज भी अपना खुश था, बिना मेहनत के हमको पैसा मिल रहा है, साथ में व्यापार भी कर रहे हैं। आपको हम बताए थे इस समय 1757 के आसपास मराठा बहुत मजबूत है। मराठा इतना मजबूत है कि इस समय भारतीय यह जज नहीं कर पा रहे थे कि संपूर्ण भारत पर अंग्रेज शासन करेगा या मराठा। अंग्रेजों के बारे में कोई सोचा भी नहीं था कि संपूर्ण भारत पर यह शासन करेगा, क्योंकि मराठा इस समय बहुत मजबूत है। इस समय की स्थिति ऐसी है कि अगर मुगल बादशाह को भी किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ता है तो मराठा को याद कर रहा है, मराठा को घंटी लगा रहा है कि हमें सहायता कीजिए। आप देखेंगे इसमें 1761 का जो आप देखेंगे अहमद शाह अब्दाली जब इसमें हमला करेगा पानीपत के तृतीय युद्ध, तो इस समय भी मुगल बादशाह मराठों को संपर्क करते हैं कि आप हमें मदद कीजिए। और आप देखेंगे मराठा इन क्षेत्रों से कुछ कुछ मैसूर वाला क्षेत्र भी जीते हुए है, हैदराबाद को भी तंग कर रहा है, इधर उड़ीसा भी तंग कर रहा है, बंगाल से भी पैसा वैसा लेता है मराठा। और देखेंगे दिल्ली वगैरह तक भी चला गया है ये। और इस सब पंजाब के क्षेत्र को जीत कर अब इसका बेटा अहमद शाह अब्दाली के बेटा का वहां से भगा देता है तैमूर को। तैमूर नहीं नाम है, कुछ दूसरा नाम है, उसको वहां से भगा दिया है। और कहा जाता है कि कटक, ये उड़ीसा वाला कटक है, अब कटक से अटक तक मराठाओं का साम्राज्य हो गया है। मराठा के घोड़ा 3 समुद्र के पानी पी रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। आप देखेंगे एक समुद्र का इधर, एक इधर, एक इधर, तीनों समुद्र के पानी पी रहे हैं। इतने मजबूत स्थिति में मराठा थे। किसी ने नहीं सोचा कि अंग्रेज भी भारत पर शासन करेगा। अभी स्थिति 1757 की है, परंतु 1761 के जब लड़ाई होगा पानीपत के तृतीय युद्ध, तो कहानी में एक मोड़ आ जाएगा। मराठाओं की हालत खराब हो जाएगी और अंग्रेज शुरू से समय का इंतजार किया है। कहा जाता है ना, समय से बलवान कुछ नहीं। सेम कंडीशन इनके साथ भी होता था। इधर समय देने के साथ साथ मराठा कमजोर हो जाते थे और ये बुड़बक बन के अपनी स्थितियों को मजबूत कर लेते थे। 20 वर्ष में लड़ाई लड़ते थे, फिर 20 वर्ष के बाद समझौता कर लिए, फिर 20 वर्ष बाद लड़ाई लड़ते थे। तो खैर अभी नीतियों के अंतर्गत हम देखेंगे कि बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था को स्थापित किया, जिसके अंतर्गत वित्त मामला यहाँ के नवाब एवं प्रशासनिक मामला अंग्रेज लोग देखते थे। साथ ही आप देखेंगे लॉर्ड क्लाइव जमींदारी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया। जमींदारी व्यवस्था क्या होता है? संपूर्ण भूमि का मालिक जमींदार होते हैं और यही जमींदार टैक्स वसूल करके और अंग्रेजों को पहुंचाते थे। आप यहाँ पर देखेंगे जब लॉर्ड क्लाइव जब चेंज होता है तो वारेन हेस्टिंग्स आता है। वारेन हेस्टिंग्स को लगा कि जब प्रशासनिक मामला हम देख ही सकते हैं तो वित्त मामला हम क्यों नहीं देख सकते हैं। इसके लिए सेना रखेंगे, आदमी रखेंगे और वित्त मामला भी हम देखेंगे। और लॉर्ड हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके यहाँ पर इसको द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और दोनों जो मामला था, वित्त मामला प्लस सैन्य मामला, दोनों अपने हाथों में ले लिया। और आप देखेंगे कि इसने सबसे पहले 5 वर्षीय ठेका पद्धति स्टार्ट किया।
जिसमें 5 वर्ष के लिए किसानों को दे दिया गया जमीन, आप उपजाओ हमको पहुंचाओ, परंतु उसमें बहुत सारी हानियां होती थी। इसको हानि दिखने लगा। 5 साल एक लंबा समय होता है। किसी साल धान मर गया, अकाल पड़ गया, तो उस समय इसके पास टैक्स नहीं पहुंचता था। इसलिए 1 साल वाला 5 साल को बदलकर 1 वर्षीय ठेका पद्धति की शुरुआत किया और 1 वर्षीय वाला कंटिन्यू चला। फिर इसके बाद नया गवर्नर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त कर दिया। आप देखेंगे बंगाल वाले क्षेत्र में जमींदारी प्रथा, यहाँ रैयतवाड़ी प्रथा और यहाँ महालवाड़ी प्रथा, ये 3 प्रथाएं प्रचलित रही भारत के 3 विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें रैयतवाड़ी प्रथा 51% भूमि पर लगाया गया। यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत होता था कि भूमि का मालिक जमींदार होते थे। उनकी जिम्मेवारी होती थी कि टैक्स कैसे अंग्रेजों तक पहुंचाया जाए। अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उसका जमीन जमींदार नीलाम कर लेते थे। इसीलिए इन क्षेत्रों में जो भी जमींदार होंगे, जो भी किसान होंगे, उनका हालत खराब रहेगा, क्योंकि जमींदार उनको दम भर चूसा, पूरा टैक्स वसूल किया। उपज ना होने पर भी टैक्स देना है, अन्यथा आपकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए इन क्षेत्रों में आप किसानों को देखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हल्का उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये किसान बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं रहेगा। छोटे मोटे किसान यहाँ पर डेवलप होंगे, क्योंकि जमींदारी प्रथा के समय टैक्स इतना टफ था कि ये लोग चुका नहीं पाया, जिसके चलते जमीन नीलाम हो गए। छोटे छोटे किसान यहाँ पर दिखेंगे। वहीं आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इसमें यह कहा गया कि आप सबसे पहले भूमि का पैमाइश कीजिए, उसमें देखिए कि भूमि उत्पादन कितना देती है। मान लेते हैं कि भूमि उत्पादन 100 रुपया देती है और किसान का लागत 51 रुपया है, तो पहले 100 में से 51 रुपया घटा दीजिए, इसके बाद 49 रुपया पर टैक्स लगाइए। ये प्रिंगले का नियम था और इसको दक्षिण भारत में लगाया गया। इसीलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जहाँ पर भी लगाया गया वहाँ पर किसान अपेक्षाकृत ठीक ठाक रहे, जमींदारी व्यवस्था के अपेक्षाकृत। और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग संपूर्ण भूमि का 51% पर लगाया गया। तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में चली, जबकि आप देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब, अवध के क्षेत्रों में, दिल्ली के क्षेत्रों में लगाया गया। इसमें क्या होता था, महाल मतलब होता है गांव। गांव में किसी एक व्यक्ति को प्रमुख चुन लिया जाता था और वह व्यक्ति पूरे संपूर्ण गांव के किसानों से टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को पहुंचा देता था। यहाँ सूर्यास्त कानून भी लगाया गया, शाम शाम तक टैक्स पहुंचा देना है कमिश्नर को। इसमें क्या होता था, फायदा यही हुआ कि गांव के कुछ व्यक्ति गर होते हैं, कुछ लोग काम कोढ़िया मतलब काम नहीं करना चाहते हैं, कुछ किसान एक्टिव होते हैं जो समझते हैं कि समय पर खेती करना बहुत जरूरी है। समय पर खेती नहीं करेंगे, उपज नहीं होगा तो फिर टैक्स कैसे देंगे, भोजन कैसे चलेगा। परंतु कुछ किसानों को लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, इस साल थोड़ा कम में उपजाएंगे, खाने भर उपजाएंगे, इस टाइप का लगता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, गांव के जो प्रमुख होता था वो इंतजार करता था कि किसान खेती कर रहा है या नहीं। अगर गांव के सारे लोग खेती कर रहे हैं तब तो स्थिति अच्छी है। अगर एक आध दो व्यक्ति थोड़ा ढिलाई किए हुए है कि ना इन साल 10 बीघा न रोपेंगे
कि इन साल 6 बीघा रोपेंगे। किसी किसी को लगता है कि इन साल 6 बीघा रोपेंगे, 10 बीघा नहीं रोपेंगे, तो 4 बीघा जो प्रति बचा हुआ है उसको सब लोग दबाव बनाएगा कि तुम 4 बीघा रोपो, नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे। फिर भी वो नहीं मानेगा कि ना ना ना, इन साल हमको हिम्मत नहीं है कि 10 बीघा करें, लइकन साथ नहीं देता है, मजदूरा नहीं मिलता है, 10 बीघा तो इन साल नहीं करेंगे, संभव ही नहीं है हमरा से। पिछला साल किए थे तो हम और हमर मलकिनी दोनों बड़ी परेशान रहे। किसी किसी किसान का ये भी कहना है, कोई लइकन साथ नहीं दिया, कोई हमको मजदूरा नहीं मिला, तो हम परेशान रहे, तो जान काहे लगी देवे। हम 10 बीघा इन साल नहीं करेंगे, 5 बीघा करेंगे, 6 बीघा करेंगे। ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल होता था कि ये 4 बीघा ही छोड़ दिया, ऐसा ऐसा अगर 10 को किसान मिल गया तो 40 बीघा छूट जाएगा ना। परंतु गांव पर जो टैक्स बांधा हुआ है वह तो नियत है, उपज हो या नहीं हो हमको उतना टैक्स देना है। ऐसी स्थिति में गांव के जो प्रमुख होते थे वो क्या करते थे, उस किसान को छोड़ देते थे और जो बचा हुआ 4 बीघा होता था उसको दूसरे से खेती करवा देते थे और उसका उपज वो दूसरा ले जाता था और उसमें टैक्स का पैसा काट के उसको दे देता था। तब अगला साल जो किसान 4 बीघा नहीं करता था, छोड़ देता था, उसको बुद्धि ठीक रहता था कि काश 10 बीघा अगर किए होते तो हमारा पास खाने पीने के लिए ढेर सारा अनाज होता। और इस प्रकार से महलवाड़ी व्यवस्था भी एक अच्छी व्यवस्था रही। सबसे खराब व्यवस्था के रूप में हम लोग जमींदारी व्यवस्था देखते हैं, जहां पर किसानों का दम भर शोषण हुआ, खूब शोषण हुआ, जिसके कारण आप देखेंगे कई विद्रोह इन्हीं क्षेत्रों से ज्यादातर होगा। किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह और तरह तरह के राजाओं का भी विद्रोह इन्हीं क्षेत्रों से ज्यादा होगा। और ऐसे संपूर्ण भारत के लोग आजादी में समान हिस्सा निभाए हैं, समान उनकी भूमिका रही है, लेकिन शोषण इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा रहा, अपेक्षाकृत इसमें कम और इसमें सबसे कम। महलवाड़ी व्यवस्था में शोषण सबसे कम रहा। यही कारण है कि पंजाब के किसान काफी समृद्ध किसान हुए और वहां पर उपज काफी अच्छी होती है। पंजाब के क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े किसान हुए। बड़े बड़े किसान करने का मतलब उनके पास भूमि की मात्रा काफी ज्यादा है। आप देखे होंगे किसान आंदोलन के समय पंजाब और उत्तरी उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो ज्यादा एक्टिव थे, कारण इनके पास बहुत ज्यादा जमीन था और इन्हें लग रहा था कि जो 3 काला कानून है इससे हमको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। जबकि इन क्षेत्रों में छोटे छोटे किसान हैं, छोटकन को तकलीफ नहीं है, जबकि जो बड़े किसान थे उसको तकलीफ था। छोटकन को लगा कि अरे ऐसे हूँ हर साल तो 200 रुपया 500 रुपया लॉस हो ही जाता है, ऐसे हूँ हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाया लोग। लेकिन इन क्षेत्रों में व्यापक आंदोलन हुए, आपने देखा होगा, फिर सरकार उस कानून को वापस ली। तो ये जो तत्कालिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था, इससे हम लोग इतिहास को भी समझ सकते हैं, इसीलिए रिलेट करते चलते हैं। खैर, हम लोग वीडियो को छोटा छोटा रखेंगे ताकि और भी चीज हम लोग पढ़ते हुए और बीपीएससी 67 अगस्त के लास्ट वीक तक लगभग तैयारी कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में चूंकि जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब शोषणकारी व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों का, इसलिए हम लोग त्रस्त हुए और यहाँ के बाद हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये सरकार की नीतियाँ थी अंग्रेजों की, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे। फलस्वरूप हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और कल हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। उसके पहले काम करते हैं, कुछ विदेशी नीतियों को देख लेते हैं। नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश तो मिला हुआ था ही, इधर पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान भी मिला हुआ था। तो कुछ थोड़ा थोड़ा विदेश नीतियां देख लेंगे तो अच्छा रहता है। कभी कोई पूछ लेता है, अगर पूछ लिया था सुगौली की संधि कब हुआ, किस नदी के किनारे को वो करता है, बिहार और नेपाल सीमा बनाता है, तो इन सबको देख लेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय शाम में।